नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। जानकारी देते इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। असम बंगाल दौरे पर आज अमित शाह। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर। अमित शाह चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर। झारग्राम रानी बांध में अमित शाह की रैली होगी आज। शाम को गुवाहाटी में भी जाएंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी इस वक्त की तमाम दर्शकों के सामने है। बता दें आपको कि असम बंगाल दौरे पर अमित शाह चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे आज। और झारग्राम रानी बांध में भी आज रैली करेंगे। और इस बीच असम में शिवराज भी चुनाव प्रचार करेंगे। चुनावी कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी इस वक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीच रोड शो के जरिए पश्चिम बंगाल के वोटर्स को अपना बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। बता दें आपको कि आज असम बंगाल दौरे पर अमित शाह चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। असम में शिवराज भी आज चुनाव प्रचार करेंगे। 3 चरणों में ये चुनाव होंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की। असम बंगाल दौरे पर आज अमित शाह चुनावी कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो इस बीच खुद प्रचार की कमान संभालने के लिए बंगाल में गए हैं अमित शाह। बड़ी जानकारी इस वक्त की। अमित शाह ने कल खड़गपुर में मेगा रोड शो करके बीजेपी की ताकत का एहसास करवाया था। और आज अमित शाह बंगाल के झारग्राम और रानी बांध में रैली करेंगे। और इसके बाद वे असम के गुवाहाटी में भी जाएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की तमाम दर्शकों के सामने है। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल और असम दौरे का आज दूसरा दिन है। और आज भी वो दोनों राज्यों में चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और इस बीच सुबह 11 बजे पहली जनसभा झारग्राम में शिरकत करेंगे। इस बीच दोपहर 1 बजे बंगाल के रानी बांध में उनकी रैली है। और कल अमित शाह ने असम के तिनसुकिया में रैली और फिर बंगाल के खड़गपुर में रोड शो किया था। तो अमित शाह शाम 5:30 बजे गुवाहाटी के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और इस बीच अमित शाह के अलावा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज असम के बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। वो आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। तो इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि आज असम बंगाल दौरे पर है अमित शाह, क्या कुछ जानकारी? जी साधना जी, बिल्कुल बता दें कि जो अमित शाह जो है तो चुनावी रैलियां लगातार उनकी जो है जारी है। बंगाल असम दौरे पर हैं वो अमित शाह। इस दौरान जो है तो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के सभी नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कई नेता जो है तो बीजेपी जो है टीएमसी से बीजेपी में जो ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि आज अमित शाह जो है बंगाल के झारग्राम और रानी बांध में रैली करेंगे। इसके बाद वो असम की गुवाहाटी भी जाएंगे। अमित शाह जो है अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है बंगाल असम का। हालांकि आज भी जो है दोनों राज्यों में चुनावी कार्यक्रमों में जो है अमित शाह रहेंगे और रैलियां वहाँ पे करेंगे और कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इस दौरान अमित शाह जो है सुबह 11 बजे पहली जनसभा को झारग्राम में संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे जो है तो बंगाल के रानी बांध में उनकी रैली है। कल अमित शाह जो है असम के तिनसुकिया में रैली और फिर इसके बाद बंगाल के खड़गपुर में रोड शो किया था। अमित शाह जो है शाम 5 बजे जो है गुवाहाटी आज जो है गुवाहाटी के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और इसके बाद फिर अमित शाह के अलावा जो है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज असम में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। वो आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। हालांकि जो असम में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। जी साधना जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ एक हादसा हुआ था और जिसको लेकर वो चोटिल हो गई थी। अब वहीं एक टीएमसी कार्यकर्ता पर हमले का मामला सामने आया है। यहाँ
और हमले में टीएमसी कार्यकर्ता घायल हो गया। वहीं इलाके में यहां तनाव का माहौल फैल गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लिचू बागान इलाके में हुई गोलाबारी में एक टीएमसी कार्यकर्ता घायल हो गया। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव इतना बढ़ गया है कि बताया जा रहा है कि कथित तौर पर बीजेपी का झंडा लगाने के बाद एक बाइक सवार मौके पर पहुंची और उसके बाद यह पूरी घटना हुई। वहीं दूसरी तरफ नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान घायल होने के करीब 4 दिन बाद रविवार को सीएम ममता ने व्हील चेयर पर बैठकर टीएमसी के एक रोड शो का नेतृत्व किया। बता दें आपको, प्रतिद्वंदी दलों को आगाह करते हुए ऐलान किया कि घायल बाघ कहीं अधिक खतरनाक होता है। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा में यहां गोलीबारी की गई है और इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ एक हादसा हुआ था जिसे लेकर वो चोटिल भी हो गई थी। बता दें आपको कि अब एक टीएमसी कार्यकर्ता पर हमले का मामला सामने आया है, जहां इस हमले में टीएमसी कार्यकर्ता घायल हो गया। वहीं इस इलाके में इस हमले के बाद काफी ज्यादा तनाव फैल गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के लिचू बागान इलाके में हुई गोलीबारी में एक टीएमसी कार्यकर्ता घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में इतना ज्यादा तनाव बढ़ चुका है कि बताया जा रहा है कि कथित तौर पर बीजेपी का झंडा लगाए एक बाइक मौके पर पहुंची और उसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी तरफ नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान घायल होने के करीब 4 दिन बाद रविवार को सीएम ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर बैठकर टीएमसी में एक रोड शो का नेतृत्व किया था। मध्य प्रदेश में सरकार ने कोरोना के बढ़ते मरीजों पर पार लगने के लिए कई गाइडलाइन जारी की है और अब महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आने वाले लोगों को 7 दिनों के क्वारंटीन में रहना होगा। और इसके साथ ही गाइडलाइन में कहा गया है कि दुकानों के बाहर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। वहीं जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम नाइट कर्फ्यू पर फैसले ले पाएगी। यहाँ गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र से सटी हुई है और ऐसे में राज्य की शिवराज सिंह सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की हैं। सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण के 743 नए मामले हैं और इसी लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है और अब यहां सरकार आने वाले लोगों को 7 दिन के क्वारंटीन में रखी जाएगी। और इस बीच ये बता दें कि दुकानों के बाहर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा। तो इस बीच बता दें आपको कि नई गाइडलाइन का पालन किया जाएगा और वहीं जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम नाइट कर्फ्यू पर फैसले ले पाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, मध्य प्रदेश में सरकार ने कोरोना के बढ़ते मरीजों पर रोक लगाने के लिए नई जानकारी दी है और इस बीच ये भी बता दें कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आने वाले लोगों को 7 दिनों में क्वारंटीन रहना पड़ेगा। यानी कि अब सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है और जिसका पालन लोगों ने करना ही पड़ेगा। और इस बीच इस गाइडलाइन में कहा गया है कि दुकानों के बाहर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। वहीं जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम नाइट कर्फ्यू पर फैसले ले पाएगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक मध्य प्रदेश में जिस कदर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई गाइडलाइन तैयार की है। गाइडलाइन मुख्यतः सबसे बेसिक बात है कि जो गाइडलाइन तैयार की गई है वो जो महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं मध्य प्रदेश की ओर, जो मध्य प्रदेश की सीमा में एंटर कर रहे हैं, उनके लिए मुख्यतः ये गाइडलाइन पेश की गई। क्योंकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीती 24 घंटों में 16,000 से अधिक केसेस सामने आए हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से चिंतित है। और मध्य प्रदेश में भी अगर बात करें तो 675 से ज्यादा केसेस एक दिन में सामने आने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए एक गाइडलाइन तैयार की है। गाइडलाइन के तहत साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग भी महाराष्ट्र से आएंगे उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। जी गणेश, जैसे कि आए दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और उस बीच सरकार ने ये गाइडलाइन भी जारी की है, वहां फिलहाल लोगों में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? गणेश, देखिए, सबसे पहली बात तो जो अभी काफी समय पहले 3 महीनों का कोरोना को लेकर एक तरह से ब्रेकडाउन लग गया था, जिसके बाद जो आम जनता थी वो पूरी तरह से एकदम जो उनके मन में डर था वो खत्म हो चुका था। लेकिन अचानक से एक बार फिर जिस कदर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और सरकार भी अब लोगों को
प्रति लोगों को जागरूक कर रही है और जगह जगह सबसे मुख्य चीज है कि जो मास्क को लेकर है, मास्क को लेकर जगह जगह चालानी कार्रवाइयां की जा रही है, जिससे अब कहीं ना कहीं ऐसा है कि लोग जो है कोरोना को एक बार फिर कोरोना के प्रति सचेत हो गए हैं और कोरोना से बचाव के लिए जो भी रोकथाम किए जाने चाहिए वो अब उनका पालन करना धीरे धीरे जनता, आम जनता चालू कर दी है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उस बीच इस रुकावट के लिए प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी जो है निश्चित तौर पर जो एक ऐसी गाइडलाइन भी बनाई जा रही है कि मध्य प्रदेश के जैसे सबसे ज्यादा अगर बात करें तो इंदौर और भोपाल दो ऐसे शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आते हैं। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में एक बार फिर 250-300 कोरोना के केसेस, पॉजिटिव केस आना सामने हो गए। तो वहीं भोपाल में भी लगातार कोरोना के संक्रमित केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो मध्य प्रदेश सरकार है वो एक नई समीक्षा बैठक कर रही है। समीक्षा बैठक के तहत उन्होंने 7 दिशा निर्देश इंदौर क्राइसिस मैनेजमेंट में भी जो मीटिंग हुई तो उसमें साफ ये बोला गया है कि अगर इन 7 दिनों में कोरोना के केसेस में कमी नहीं आती है तो कहीं ना कहीं एक तरह से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। साथ ही जो बार और रेस्टोरेंट हैं और होटल हैं उन्हें भी 10 बजे रात्रि के 10 बजे बंद कराने का प्रावधान दिया गया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अब सरकार लोगों को जागरूक कर रही है और लगातार चालानी कार्रवाइयां कर रही है ताकि कोरोना के संक्रमण से कहीं ना कहीं किसी तरह कमी आ सके और लोगों का जो जीवन है वो सुचारू रूप से चलता रहे। जी, जैसे कि लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं, उस बीच इस मामलों को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। आपको क्या लगता है कि ये नाइट कर्फ्यू अगर लागू हो जाता है तो क्या मामलों में कुछ कमी आएगी? देखिए, एक तरह से नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना के केसेस में उतना कहीं फर्क तो नहीं पड़ता है जिस कदर अपन बातें करें, क्योंकि ज्यादातर लोग होता है जो पब्लिसिटी जो पब्लिक जो बाहर निकलती है वो ज्यादातर दिन के समय पे निकलती। भीड़ भाड़ जब सबसे ज्यादा देखने को योग मिलता है दिन में मिलता है। एक तरफ सरकार जहाँ नाइट कर्फ्यू की बात कर रही है वहीं अभी नगर निगम चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर लगातार सरकारें भी लोगों के पास आती जाती हैं और लगातार अपनी रैलियां करती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की वजह से भी, सरकार की इन चुनावी रैलियों की वजह से भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता है। तो यह कह देना उचित नहीं होगा कि सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा देने से कोरोना का संक्रमण रुक जाएगा, लेकिन एक तरह से सरकार प्रयासरत है कि धीरे धीरे किसी स्टेप को लेकर कहीं ना कहीं किसी तरह से कोरोना के संक्रमित केस ताकि कमी हो सके, क्योंकि एकदम से किसी को लॉकडाउन करना या फिर कोई भी चीज पाबंदी लगा देना कोई एक आम जनता उससे कहीं ना कहीं परेशान होती है। इस वजह से सरकार ने सोचा, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है, कई पब्लिक ऐसी भी होती है कि रात्रि के समय भी होटल और जो रेस्टोरेंट होते हैं वहां पर लोगों का हुजूम ज्यादातर रात में देखने को मिलता है। इस वजह से सरकार ने ये निर्णय लिया। चलिए गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक पहुंचे हैं, जहां उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों और सरकार के बीच जो गतिरोध है उसके अंदर राजनीति है और ऐसे में राजनीतिक दलों को 2 दिन पहले हरियाणा विधानसभा में उन्होंने पटकनी दी है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृत संकल्प है और यहाँ हरियाणा सरकार के बजट में ऐसे प्रावधान किए गए जिसके चलते किसानों की आय दोगुनी हो सके। वहीं मनोहर लाल खट्टर अपने एक पारिवारिक विवाह समारोह में शिरकत करने पर रोहतक पहुंचे थे। देखिए, बजट में बहुत सी बातें हमने बताई हैं कि कृषि को कैसे लाभप्रद बनाया जाए। उनकी आने वाले 2022 तक प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि जो भी आय उसकी थी आज से 3 साल पहले, उस आय से डबल कैसे उसकी आय करें। तो ये सारे कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं। उसमें प्रोक्योरमेंट के विषय भी हैं, उसमें अच्छे खाद के, अच्छे बीज के, उसमें पानी की व्यवस्था, उसमें माइक्रो इरिगेशन की, उसमें बागवानी की, उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, उसमें हमने मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना का कार्यक्रम इस बार शुरू किया है। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं ताकि किसान को अच्छी आय हो, उसका जो रिस्क है वो कैसे खत्म हो और ताकि जिसके बाद छोटी जोत है उसको फसल के अलावा कुछ और काम करने की सुविधा। चलिए आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बता दें आपको कि आज और कल देश भर में बैंकों की हड़ताल है। बता दें आपको बड़ी जानकारी इस वक्त की, देश भर में हड़ताल पर बैंक कर्मी हैं और बैंक में आज और कल हड़ताल रहेगी। बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को बता दें, आज और कल
देश भर में हड़ताल रहेगी। वहीं 10 लाख कर्मचारी काम ठप रखेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, देश में 2 बैंकों के निजीकरण प्रस्ताव के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत नॉन यूनियन ने आज और कल के लिए हड़ताल का ऐलान किया है। और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटचलम ने दावा किया कि करीब 10 लाख बैंक के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, 17 और 18 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे बैंकर। तो बता दें आपको कि बैंकों में आज और कल हड़ताल रहेगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की तमाम दर्शकों के सामने है। बैंकों में आज और कल हड़ताल रहेगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की तमाम दर्शकों के सामने है। सरकारी बैंकों के कामकाज पर सीधा असर देखने को मिलेगा यहां। और इस बीच 10 लाख कर्मचारियों का काम भी ठप रहेगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र जुड़ रहे हैं। हितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आज और कल बैंकों की हड़ताल है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों का निजीकरण करने की घोषणा इस बार के बजट में की थी और उसी का विरोध करते हुए जो बैंक के कर्मचारी हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि हड़ताल की जाएगी और बैंक में जो सेवाएं हैं, अब ग्राहक बैंक में नहीं जा पाएंगे क्योंकि बैंक बंद है, कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो इसलिए खासी समस्या का सामना जो है वो उपभोक्ताओं को करना पड़ रहा है। लेकिन जो केंद्र सरकार फैसले ले रही है, लगातार जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उनमें निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसे ही बैंकों पर भी इसका फर्क पड़ रहा है, बैंक पर भी इसका असर पड़ रहा है। बैंक के क्षेत्र में 2 ऐसे बड़े बैंक हैं जिनको निजीकरण करने का फैसला सरकार ने लिया है और सरकार ने, आपको बता दें कि पिछले 4 सालों में 14 सरकारी बैंकों का विलय भी किया है। तो निजी हाथों में जो ये 2 बैंक जा रहे हैं, इसके लिए एक विरोध जो है वो कर्मचारियों में खासा देखने को मिल रहा है और इसी वजह से अब सभी जो बैंक के कर्मचारी हैं उनमें काफी गुस्सा है और अपना आक्रोश जताने के लिए, अपनी नाराजगी जताने के लिए 10 लाख के आसपास जो कर्मचारी हैं वो और अधिकारी भी इसमें हड़ताल में भाग ले रहे हैं ताकि सरकार इस फैसले को अपने वापस ले और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ फैसला लेगी, क्योंकि फैसला सरकार ले चुकी है, बैंकों का निजीकरण होगा। जी हितेंद्र, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि आज और कल जो हड़ताल है उसके चलते किन सेवाओं पर असर देखने को मिल सकता है? खासतौर पर असर सिर्फ इसी बात पर देखने को मिलेगा, जो भी बैंक से जुड़े हुए काम है वो नहीं हो पाएंगे। अगर बैंक में आपको जाना है, शाखा में जाकर के जो भी आपको काम करवाना है वो नहीं हो पाएगा। खासतौर पर जो लोग व्यापारी हैं या किसान हैं या जो भी बैंक में लेन देन करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं पैसे या फिर निकालना चाहते हैं, उनको इस चीज़ का फर्क पड़ेगा। और फर्क इसलिए ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि साधना, आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को बैंक बंद हैं ही और उसके अलावा भी अगर वर्किंग डेज में भी बैंक बंद है तो खासी समस्याओं का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। हितेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि ATM सेवाओं पर क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा? ATM सेवाओं पर कोई खास फर्क है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ATM लगातार चल रहे हैं और प्राइवेट बैंक में भी ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी का निजी बैंक में खाता है तो वहाँ पर भी काम जो है वो जारी रहेंगे। और इसके अलावा सिर्फ सरकारी बैंक के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है ताकि सरकार इस तरीके के फैसले आगे ना ले। हालांकि सरकार अपना मूड बना चुकी है, अपना मन बना चुकी है और 2 बैंकों का निजीकरण करने का ऐलान कर चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं देश के 2 बैंकों के निजीकरण प्रस्ताव के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत नो यूनियन ने आज और कल के लिए हड़ताल का ऐलान किया है। तो जानकारी दे दें कि महासचिव CH वेंकटचलम ने दावा किया कि करीब 10 लाख बैंक के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। तो वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक समेत कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को हड़ताल की वजह से कामकाज पर असर पड़ने की जानकारी दी थी। तो इस बीच ये भी बता दें कि बैंकों ने ग्राहकों को हालांकि ये भी बताया कि ये प्रस्तावित हड़ताल के दिन बैंकों और शाखाओं में बेहतर तरीके से कामकाज करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2021 के भाषण के दौरान कहा कि केंद्र सरकार हर साल 2 सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करेगी। सरकार ने साल 2019 में भारतीय जीवन बीमा निगम में IDBI बैंक की भैलाश हिस्से में दारी बेची थी और पिछले 4 साल में 14 सार्वजनिक बैंकों का विलय भी किया गया था। और इसके बाद फिलहाल देश में 12 सरकारी बैंक है। वहीं 2 बैंकों का वित्त वर्ष 2021-22 में निजीकरण होने के बाद इनकी संख्या 10 रह जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में नकली कोविड-19 वैक्सीन के मार्केट में बिक्री और वितरण से रोकने के लिए आज सख्त दिशा निर्देश नियम केंद्र सरकार की तरफ से जारी करने की मांग वाली एक याचिका दायर की गई है। और इस बीच वकील विशाल तिवारी ने कहा कि जनहित याचिका दायर की है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया कि केंद्र को निर्देश दिया जाए कि किसी संगठन, कंपनी या व्यक्ति द्वारा नकली वैक्सीन की बिक्री या वितरण जैसा आपराधिक काम करने पर सख्त कानून बनाए। याचिका में कहा गया कि आपदा प्रबंधन कानून या किसी अन्य कानून के तहत दिशा निर्देश बनाए जाए और ये दिशा निर्देश उच्चाधिकारी प्राप्त समिति की तय की जाए और जिसके बाद जिसकी अध्यक्षता और निगरानी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज द्वारा की जाए, जिसमें कहा गया है कि सरकार को कोरोना वायरस के नकली टीकाकरण के खतरे को लेकर नागरिकों की सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। साथ ही जनता के लिए किफायती दाम पर और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराना चाहिए। यहाँ याचिका के मुताबिक इंटरपोल ने अपने 194 सदस्य देशों की कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों को वैश्विक अलर्ट जारी किया है। इसमें फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरीकों से कोविड-19 वैक्सीन को निशाने बनाने के लिए संगठित अपराध नेटवर्क से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए रविवार को राज्य की सत्ताधीन पार्टी एआईडीएमके ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं इसकी तरफ से घोषणा पत्र पढ़ते हुए पार्टी नेता सी पोन्नैयन ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर हर साल हर परिवार को एलपीजी के 6 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके साथ साथ हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को राज्य सरकार सरकारी नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि हम भारत में श्रीलंका तमिल शरणार्थियों के लिए दोहरी नागरिकता और आवासीय परमिट के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे। साथ ही सीए कानून को भी वापस लेने की मांग करती रहेगी। इस बीच एआईडीएमके ने पहले डीएमके ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र भी जारी किया था। तो बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि घोषणा पत्र में विद्यार्थियों को मुफ्त में डाटा कार्ड के साथ कंप्यूटर टेबलेट देने और राज्य की 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने के लिए कानून बनाने सहित कई वादे किए गए थे। और यहाँ पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालियन ने कहा कि सरकारी स्कूलों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को मुफ्त डाटा के साथ टैबलेट भी दिया जाएगा। और इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि अगर डीएमके सत्ता में आती है तो पेट्रोल और डीजल पर लगे करों में 5 से 4 रुपए की कटौती की जाएगी। बता दें यहाँ कि तमिलनाडु में एआईडीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और इस बीच 170 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि पार्टी के गठबंधन सहयोगी 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वही बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। चलिए आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि आज महाराष्ट्र के नागपुर में फुल लॉकडाउन रहेगा। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, 21 मार्च तक का फुल लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है। लोगों को घर अंदर रहने की सख्त हिदायत दी गई है। यहाँ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी। बता दें आपको कि आज महाराष्ट्र के नागपुर में फुल लॉकडाउन रहेगा। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इस बीच सुरक्षा के मद्देनजर एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। आए दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच एक कड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में आज से फुल लॉकडाउन रहेगा, यानी कि 21 मार्च तक का फुल लॉकडाउन रहेगा। आज 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक फुल लॉकडाउन रहेगा महाराष्ट्र के नागपुर में। बड़ी जानकारी इस वक्त की तमाम दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र के नागपुर में आज से 21 मार्च तक फुल लॉकडाउन रहेगा। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इस बीच एक कड़ा फैसला लिया गया है। आज से लॉकडाउन रहेगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अरशद शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरशद, आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में आए दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच एक कड़ा फैसला लिया गया है कि आज से फुल लॉकडाउन रहेगा, क्या कुछ जानकारी? हाँ मैडम, ये जो देखा जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं और मरीज की संख्या काफी बढ़ रही है, तो इसी को लेके उद्धव सरकार ने निर्णय लिया है कि कई जिलों में अब कड़ा लॉकडाउन लिया जाएगा। अब तक कई जगहों में रात का कर्फ्यू था, लेकिन अब दिन में भी कई जगहों में लॉकडाउन कड़े दिन में भी कर दिए गए हैं।
अरशद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये फुल लॉकडाउन है, क्या लगता है आपको कि इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी या फिर 21 मार्च तक रहेगी? नहीं, अब जिस तरह से लोग बाहर से आ रहे हैं और वो अपनी जांच नहीं करा रहे हैं और सीधे आके अपने घरों में रह रहे हैं, जो अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं, तो जिसके कारण संक्रमण बढ़ने का खतरा है, तो इसी को लेकर लॉकडाउन बढ़ाया भी जा सकता है। लोगों के द्वारा क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही है, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, लोगों का भी तो कुछ मतलब बनता है ना कि कुछ सावधानियां बरती जाए। हाँ, लोगों के जिम्मेदारी है कि जब वो बाहर से अन्य राज्यों से आते हैं या आजू बाजू के जिलों से आते हैं जहाँ पे संक्रमण की संख्या ज्यादा है, तो आने के बाद अपना चेकअप कराएं। क्योंकि अभी हाल ही में मैं बताऊंगा कि राजस्थान से एक बारात आई थी और वहाँ से जो लोग आए थे वो संक्रमित थे, जिसे पालघर के तहसीलदार ने आदेश दिया कि जो बारात में गए थे लोग, उनके संक्रमण की जाँच की जाए, तो उसमें भी पुष्टि हो गई। तो पालघर जिले के अंदर भी संक्रमण के जो लोग हैं वो पाए गए, तो उसी को लेके यहाँ पे जागरूकता बहुत आवश्यकता है। लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए और खुद ही अपनी जांच करवाना चाहिए। चलिए अरशद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि महाराष्ट्र नागपुर में आज से फुल लॉकडाउन रहेगा। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, 21 मार्च तक का फुल लॉकडाउन रहेगा। तो वहीं जहां आए दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो इस बीच बड़ा फैसला लिया गया है। आज 15 मार्च से 21 मार्च तक फुल लॉकडाउन रहेगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की तमाम दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक फुल लॉकडाउन रहेगा। चलिए आपको तमाम हेडलाइंस की तरफ ले चलते हैं। बता दें आपको कि इस बीच बड़ी जानकारी, जहां महाराष्ट्र के असम बंगाल दौरे पर अमित शाह चुनावी कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। झारग्राम रानी बांध में करेंगे रैली और असम में शिवराज भी करेंगे चुनाव प्रचार। किसानों के समर्थन में आई मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, कहा मैंने फोन कर रुकवाई थी राकेश टिकैत की गिरफ्तारी, सरकार अपना रही गलत रास्ता। और देश भर में आज और कल बैंक कर्मियों की हड़ताल, सरकारी बैंकों के कामकाज पर पड़ेगा असर। 2 बैंकों के निजीकरण का विरोध, एटीएम रहेंगे संचालित। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन जारी, महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए 7 दिनों का क्वारंटीन।